एपिसोड 724 से 725 कारण की करिश्मा। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। करण ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ उस बीच को अपने पास रख लिया। फिर कुछ और बातें करने के बाद उसकी नजर अपने पास आ रही प्रिया पर पड़ी, जो सफेद ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही थी। तुम ठीक हो? करण के सवाल पर प्रिया ने करण के गले लगते हुए कहा, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ये व्हील चेयर पर आप अच्छे नहीं लगते। हाँ, जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं, करण ने मुस्कान दी। इस पर प्रिया ने थोड़ा सा उदास चेहरा बनाकर कहा, क्या आप कल जाने वाले हैं? क्या आप भी माँ पापा की तरह मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मेरा जाना जरूरी है, मेरे अधूरे काम हैं जिन्हें पूरा करना मेरा मकसद है, पर शायद कभी मैं इस जगह आऊंगा तब तुमसे जरूर मिलूंगा। और अगर आप नहीं आए तो? प्रिया ने करण का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें हल्की नम थी। उसके माँ बाप को तो रोहिल्ला परिवार ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब बस करण ही था जिसे वो अपना परिवार का हिस्सा मानती थी, अपना बड़ा भाई मानती थी। उससे बिछड़ने का दुख उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। करण ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम आ जाना। मुझे यकीन है, मैं इतना तो पॉपुलर हो ही गया हूँ, कोई मुझे ढूंढना चाहे तो थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल ही जाऊंगा। इतना कहकर करण हल्के से हंस पड़ा। बाकी सबको भी ये सुनकर हंसी आ गई। फिर कुछ देर इसी तरह की बातें करते हुए करण ने कलाई घुमाकर कोट बाहर निकाल लिया। ये वही कोट था जिसे करण ने टेस्ट के दौरान बनाया था। करण ने उस कोट को प्रिया के हाथों में थमा दिया। ये एक डिफेंस और अटैक खजाना दोनों है। अभी तो तुम इसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, मगर जब तुम प्रतापी स्तर पर पहुंच जाओगी, उस स्तर से तुम इसे लगभग इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हो। करण से मिला हुआ गिफ्ट देखकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि उसे करण की बात का एक शब्द तक समझ नहीं आया, और ना उसे इस खजाने की असली कीमत मालूम थी। फिर भी करण से मिला हुआ गिफ्ट उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी भैया, और जल्दी बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर आपसे मिलने आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। करण मुस्कुरा दिया। उसी दौरान ध्रुव, शौर्य और जन्नत भी उसके पास आ गए। करण ने उनसे भी कुछ देर बात की। इसी तरह से करण ने कुछ और लोगों से बातचीत की, और ऐसे ही वो पार्टी वाली रात भी गुजर गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के फूटते ही हर कोई महल के बाहर नजर आया। महल के बाहर नाइन टेल स्टील बीस्ट था, जो अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था। तुम सब अपना ख्याल रखना, बाहर जरूरी वो लीडर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुमने उसकी आत्मा को एक तेज झटका दिया था, जो उसे थोड़ा बहुत कमजोर कर गया होगा। इसका बदला वो तुमसे जरूर लेगा। रौनक बजाज ने चिंता जाहिर की, पर करण ने इस पर कुछ नहीं कहा। अगर सच में उस लीडर ने ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, तब करण को मजबूरन अपने गुरुदेव की परछाई को बुलाना पड़ेगा। हाँ, इससे उसका नुकसान ही होगा, लेकिन इससे कम से कम उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा ना। करण ने कहा, अब हम चलते हैं। सर जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, कोल्ड हनी बेजर बीस्ट ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। पर करण ने उसे एक नजर देखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम अब से सिर्फ प्रिया के साथ रहोगे। उसे तुम्हारी जरूरत है, और मुझे यकीन है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। लेकिन सर जी, कोल्ड हनी बेजर बीस्ट इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। करण उसे घूरकर जो देख रहा था, इसीलिए उसने हारकर अपना सिर हिला दिया। करण उसका उतरा हुआ मुंह देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। ऐसा नहीं था करण उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। दरअसल ये बीस्ट बहुत ज्यादा शरारती था। अगर इसने और मुकारा बीस्ट ने अपना गूट बना लिया, फिर तो वो गया। इससे तो अच्छा था ये प्रिया के पास रहे, और करण ये भी यकीन था कोल्ड हनी बेजर बीस्ट के होते हुए प्रिया को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। करण उसे नजरअंदाज करके बाकियों से कुछ देर और बातें की, और फिर नाइन टेल स्टील बीस्ट पर आ गया। शबाना ने उसकी व्हील चेयर को संभाल रखा था। बाकी सब भी जो बच गए थे नाइन टेल स्टील बीस्ट पर आ गए। उसी दौरान नाइन टेल स्टील बीस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस जगह से हवा की झोंके के साथ उड़ गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सबको वो सब सीधे बादलों को पार करते हुए नजर आए। राजा ने धीमे से कहा, काश इसे मेरी बेटी उत्तरा पसंद आ गई होती, मैं बिना सोचे इसकी शादी उससे करवा देता। और मैं ट्विंकल की, रौनक बजाज ने भी मजबूरी के साथ कहा, जिसे सुन पास में खड़ी आत्मा वैली की लीडर ने भी हल्के से हंसते हुए कहा, काश ऐसा हो पाता तो मैं सबसे पहले अपनी शिष्य की शादी उससे करवाती। इतना सुनकर बाकी दोनों को हंसी आ गई। आत्मा वैली की तरह भी उनके साथ हंस पड़ी। और यहाँ सपना, ट्विंकल, उत्तरा तीनों टकटकी लगाई बस आसमान को ही देखती रही। उनके चेहरे से साफ झलकता था, वो करण से प्यार करने लगी थी। उसके पास खड़ा विराट, जिसका एक हाथ अब नहीं था, वो खुद से कह रहा था, मैं एक दिन आपकी तरह ताकतवर जरूर बनूंगा करण भाई, आप मेरे आइडल है, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। ध्रुव, शौर्य और जन्नत दोनों अपना हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, हमें भी अब अपने भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। करण ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उसके लिए खुशी और प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। इतना कहकर दोनों ने सबके सामने किस करना शुरू कर दिया।
गार्डियन भी अपनी अपनी जगह के लिए निकल चुके थे। उन्हें करण ने टेस्ट लेने का वो ही तरीका रखने के बाद कहा था। उसमें कोई भी हेर फेर करने के लिए सख्त मना किया था। बस अब से महायुद्ध मैदान में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, क्योंकि तिलिस्मी मैदान अब पूरी से खुला हुआ था। फिर भी उस जगह जाने की परिश्रम 10 की रखी गई थी, ताकि कोई भी मुंह उठाकर टेस्ट देने न आ जाया करे। ऊर्जा के आने की वजह से जंगली बीस्ट भी खुश थे और वो लोग भी जिन्हें ऊर्जा की वजह से गधा मजदूरी वाला काम करना पड़ता था। महायुद्ध मैदान अब पूरी तरह से बदलने की सीढ़ी पर था। दूसरी तरफ उत्तरी हिस्से के बादल नगरी में बहुत से जादुई जहाज और उड़ने वाले बीस्ट अलग अलग जगह पर उड़ान भर रहे थे। सेन परिवार का जादुई जहाज भी इनमें शामिल था, जिस पर सेन परिवार के पहले श्रेष्ठ विक्रम सेन भी थे, जो इस समय थोड़े गंभीर नजर आ रहे थे। काश मिस मायरा सुरक्षित हो और वैद्य मास्टर चरण भी। आज महायुद्ध मैदान का रास्ता खुलने वाला है। भगवान से प्रार्थना है उन्हें कुछ न हुआ हो। विक्रम सेन अपनी नजरें इधर से उधर घुमाते जा रहे थे। दरअसल उन्हें डर था इस जगह कोई युद्ध हो सकता है, क्योंकि अंदर से जो भी आएगा उसके पास कोई न कोई खास खजाने जरूरी होंगे, और अगर उस पर किसी की नजर पड़ी जिसे देखकर किसी के मन में लालच आया, तब तो जंग का होना मुमकिन है। विक्रम सेन ये सब सोच ही रहे थे, उसी दौरान उन्हें दूर से कुछ लोग उड़ते हुए नजर आए, जिनकी आभा दूर दूर तक तूफान की तरह फैली हुई थी। बाकी सबने भी जब किसी को देखा तब सब सतर्क हो गए। सुदर्शन शक्ति दल के श्रेष्ठ भीम ने भी अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनकी नजर उन सबके चेहरे पर पड़ी, जिन्हें देख उन्होंने खुद को शांत कर दिया। इधर वो सब लोग उड़कर विक्रम सेन के पास आ गए, मुखिया को नमन और चेयरमैन को भी। विक्रम सेन ने विनम्रता से कहा, असल में उसके पास कोई और नहीं, सेन परिवार के मुखिया थे, जिनके साथ थे पिल काउंसिल के चेयरमैन, उनके पहले श्रेष्ठ और दूसरे श्रेष्ठ जो कि शबाना के बड़े गुरु थे। मगर इस समय उन सबके चेहरे बेहद गंभीर थे, जिस वजह से विक्रम सेन को फिक्र होने लगी। किया हुआ मुखिया, कुछ हुआ है क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ हो सकता है। सुनाई में आया है शुद्ध शक्ति दल से उनके लीडर निकल चुका है, शायद वो इसी जगह आने वाला है। कमान सेन की बात सुनकर विक्रम सेन के दिल कुछ पल के लिए थम गया। वो तो एक असली चक्रवर्ती सम्राट है, वो इस जगह क्या करने आ सकता है? वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा, कमान सेन ने कहा। हालांकि उन्हें भी नहीं पता था असल में हो क्या रहा है। अचानक से लीडर का निकलना कोई आम बात नहीं थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, उत्तरी हिस्से का सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति। वहीं दीनानाथ ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, क्या आपको सच में लगता है चरण ने इनसाइड पाषाण को हासिल कर लिया होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो बस इस जगह इसीलिए आया हूँ ताकि उसे अपना प्रॉमिस याद दिला सकूं, उसे होने वाले मुकाबले के लिए मना सकूं, चेयरमैन ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। इस पर पहले श्रेष्ठ दीनानाथ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो खुद भी करण के पिल बनाने की काबिलियत से बेहद इम्प्रेस थे। अगर सच में करण उनके पिल काउंसिल की तरफ से मुकाबले में हिस्सा लेगा, तब वाकई में उनका पिल काउंसिल और भी तरक्की पर चला जाएगा। वो तीनों अपने इन्हीं ख्यालों में थे, तभी अचानक से उस जगह का वातावरण बदलने लगा। सब पर एक ताकतवर प्रेशर पड़ने लगा। ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आने वाला हो। एक चक्रवर्ती सम्राट आने वाला है। कमान सेन और बाकियों ने झट से अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, और जितने भी लोग उस जगह मौजूद थे वो भी गंभीर होकर अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगे। उसी समय उड़ता बादल दल के जादुई जहाज वाले इलाके के पास का आयाम चटकने लगा। फिर किसी कांच के टूटने की आवाज के साथ उस जगह खालीपन दिखाई देने लगा, जिसमें से एक आकृति बाहर निकलती हुई नजर आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हवा में दरारें पड़ती जा रही थी। उसके साथ दो और लोग थे जो उसके आजू बाजू में चल रहे थे। वो आकृति जब पूरी तरह से उस खालीपन से बाहर निकली, तब सबको एक अधेड़ उम्र का आदमी नजर आया, जिसने बड़े ही एलीट कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें तारों जैसी थी, बॉडी पहाड़ जैसी और सीरत गिद्ध जैसी। उसके चेहरे से ही झलकता था वो एक शातिर इंसान है और बेरहम भी। उड़ता बादल दल का लीडर वरुण सिंघला, कमान सेन कहा, जो सुनकर सबकी आंखें छोटी हो गई। पर उसी दौरान एक जगह का आयाम और फटा, जिसके बाद उस जगह पहाड़ों की ठंडक महसूस होने लगी। वरुण सिंघला की ऊर्जा को उसने पूरी तरह से गायब कर दिया। जिनको वरुण सिंघला की ऊर्जा से घुटन हो रही थी, तो वहीं इस नई ऊर्जा से उन्हें कुदरत का एहसास हो रहा था। 7 पहाड़ी दल के लीडर ज्यादा इंतजार नहीं कर पाए। वरुण सिंघला ने हल्की मुस्कान के साथ पर ताना मारने वाले अंदाज के साथ कहा। उसके इतना कहने के बाद ही एक बूढ़ा आदमी उस खालीपन से बाहर निकला। उसके हाथ में एक लाठी थी जिसके साथ वो चल रहा था। कपड़े भी उसने बड़े ही मामूली से पहने हुए थे। उसके साथ भी 2 लोग थे जो कोई और नहीं, 7 पहाड़ी दल के पहले श्रेष्ठ थे, जिनके बेटे ने करण से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दूसरी तरफ 7 पहाड़ी दल के दूसरे श्रेष्ठ से थे, और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, खुद 7 पहाड़ी दल के असली लीडर थे, जो आते आते ही अपनी खराश भरी आवाज के साथ बोले, क्या ये बात तुम पर लागू नहीं होती लीडर वरुण सिंघला? इसके जवाब में वरुण सिंघला ने कुछ नहीं कहा और उन्हें नजरअंदाज करके उस मंच को देखने लगा जहां अंदर गए लोग बाहर आने वाले थे। उसी दौरान चांद पैलेस के जहाज के पास कुछ लोग उड़कर आते हुए नजर आए।
सबसे आगे थी खुद चांद पैलेस की लीडर, जो बेहद सुंदर थी। उसने चांदी जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके साथ थे उसके दल के 2 श्रेष्ठ। पर जब वो इस जगह आए तो उन दोनों लीडरों को देखकर वो गंभीर नजर आने लगे। मतलब सच में यहाँ कुछ तो होने वाला है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए 2 चक्रवाती सम्राट नहीं आ सकते। चांद पैलेस की एक श्रेष्ठ ने कहा। लीडर ने भी इस पर अपना सिर हिलाया, मगर माहौल पहले से टेंस था, इसीलिए उसने ऐसा वैसा कुछ भी बोलकर किसी का भी ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। लेकिन वो सावधान थी। उसने अपने लोगों को भी सावधान रहने के लिए कह दिया था। कुछ देर उस जगह इसी तरह की शांति पसरी रही। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, माहौल टेंशन से भरता जा रहा था। कुछ लोगों का अब दम घुटने लगा था। उसी दौरान राठी परिवार के मुखिया भी और उनके कुछ श्रेष्ठ भी इस जगह नजर आए, और जब उन्होंने 2 लीडरों को एक साथ देखा तब उनकी आंखें छोटी हो गई। शायद अंदर कुछ तो हुआ है, वरना ये लीडर इस जगह नहीं आते, मुखिया ने खुद से कहा। उन्होंने उतना कहा ही था कि उसी दौरान डायमंड नीलामी के घर के पुराने मैनेजर भी उस जगह आ पहुंचे, जो सीधे मौजूदा मैनेजर सारा शेख के पास पहुंच गए। जिन्हें देख सारा ने गंभीर लहजे में पूछा, कुछ हुआ है क्या श्रेष्ठ? पता नहीं, लेकिन सुना है शुद्ध शक्ति दल का लीडर खुद इस जगह आ रहा है, और शायद उसी ने उड़ता बादल दल के लीडर को इस जगह बुलाया है। लगता है इस जगह कुछ तो बड़ा होने वाला है, या फिर महायुद्ध मैदान में कुछ तो बड़ा हो चुका है। ये सुनकर सारा शेख के माथे पर लकीरें आ गई। उसे अपने लोगों की फिक्र सताने लगी। माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। श्रेष्ठ भीम भी बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसा किया हो गया जो 2 दलों के लीडर खुद इस जगह चले आए। श्रेष्ठ भीम अपना दिमाग चला रहे थे, जो कि उनके पास था नहीं। खैर, कुछ मिनट बाद उस जगह फिर से एक ताकतवर आभा आने लगी, यानी फिर से एक चक्रवर्ती सम्राट आने वाला था, जिस वजह से महासम्राटों पर खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा। लेकिन ये देखकर 7 पहाड़ी दल के लीडर ने फिर से अपनी आभा को उस जगह फैला दिया, ताकि किसी की जान न चली जाए इन लोगों के दिखावे में। अंडस को 7 पहाड़ी दल के लीडर की वजह से बाकियों पर पड़ रहा प्रेशर लगभग खत्म सा हो गया। उसी समय शुद्ध शक्ति दल के जहाज के पास का आयाम चटकने लगा। फिर एक टूटने की आवाज के साथ वो आयाम फट गया, जिसके बाद उस जगह से निकले 4 ताकतवर लोग। सबसे आगे था खुद शुद्ध शक्ति दल का लीडर विक्रमजीत। उसने नीले और बादामी रंग में कपड़े पहने हुए थे। सीना ताने जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी शक्ति का आभास सबको हो रहा था। उसी के बगल में था काले कपड़े पहना एक अधेड़ उम्र का जालिम सा दिखने वाला शख्स। उसके कपड़े बिल्कुल टाइट थे, जिस वजह से उसका कसा हुआ बदन बड़ा ही मजबूत लग रहा था। उसकी आंखें हरे रंग की थी। उसके शरीर से ताकतवर जहर की शक्तियां उफान बनकर फैल रही थी। असल में ये शख्स कोई और नहीं, जहरीले विनाश दल का लीडर था। ये वो ही लीडर था जिसके विनाश बीज का इस्तेमाल करके बहती ठंडी बिजली के हिमालय बीस्ट को लगभग मार दिया था। लेकिन इस वक्त वो किसी गार्ड की तरह खड़ा हुआ था, मानो कभी भी किसी पर भी हमला कर देगा। बाकी दोनों आदमी भी शुद्ध शक्ति दल के पहले और दूसरे श्रेष्ठ थे, जो बाकी सबको ऐसे देख रहे थे मानो वो सब कीड़े मकोड़े हो। खैर, उनके आने की वजह से सब और भी ज्यादा सतर्क हो गए। उसी दौरान लीडर विक्रमजीत ने एक खाली सी जगह पर देखकर हल्के से कहा, उम्मीद नहीं थी तुम खुद भी इस जगह आ जाओगे, साथ में सेन परिवार के पूर्वज को भी ले आए हो। लीडर की बात सुनकर कमान सेन अपने पास वाले इलाके को देखने लगे, पर वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस जगह का आयाम भी टूट गया, जिसमें से निकले 4 शख्स, जिसके आगे थे एक अधेड़ उम्र के आदमी। उन्होंने हल्के हरे रंग में कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखें बाज जैसी पैनी थी और उनका एटीट्यूड शेर जैसा। लीडर भी आ गए। श्रेष्ठ भीम हड़बड़ाकर उस आदमी के पास आकर खड़े हो गए। असल में ये आदमी कोई और नहीं, खुद सुदर्शन शक्ति दल के लीडर थे, जो लीडर विक्रमजीत जितने ही ताकतवर थे। उनके बगल में एक बूढ़े आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने सेन परिवार के कपड़े पहने हुए थे। उनकी ताकत पहले या दूसरे चरण वाले चक्रवर्ती सम्राट जैसी थी। उनके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी हाइट छोटी थी पर बॉडी बेहद तगड़ी, फिर भी उनके चेहरे से झलकता था उन्होंने ये ताकत हाल ही के समय में पाई है। असल में ये कोई और नहीं, सेन परिवार के पूर्वज थे। ये वो ही पूर्वज थे जिनसे मिलने के लिए कमान सेन गए थे, जब करण और बाकी सब महायुद्ध के लिए निकल रहे थे। खैर, उनके आजू बाजू में सुदर्शन शक्ति दल के पहले और दूसरे श्रेष्ठ भी थे। उसी समय सुदर्शन शक्ति दल के लीडर ने गहरी आवाज में कहा, तुम जैसा शख्स अगर कुछ बच्चों के मामले में आया है, यानी बात तो जरूर कुछ गंभीर होनी चाहिए। इसी वजह से मैं खुद को इस जगह आने से रोक नहीं पाया। तुम चिंता मत करो लीडर महेंद्र, मैं तुम्हारे लोगों के लिए इस जगह नहीं आया हूँ, बस किसी एक शख्स से मिलने आया हूँ जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम बेफिक्र हो सकते हो। विक्रमजीत ने उसे नजरअंदाज करके कहा, मानो वो उसे जरा सा भी पसंद ना करता हो और न उसका उससे बात करने का मन हो, पर उसकी वजह से कोई परेशानी ना आए करण को मारने में, इसीलिए उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन महेंद्र को उसकी बात सुनकर थोड़ी सी फिक्र होने लगी। विक्रमजीत उत्तरी हिस्से का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। अगर वो किसी से मिलने या किसी को मारने आया है, इसका मतलब साफ था वो शख्स आम नहीं हो सकता जिसके लिए खुद विक्रमजीत भागा भागा चला आए। महेंद्र उससे बातें करके कुछ और जानकारी उगलवाने की कोशिश करने ही वाले थे,
लेकिन इससे पहले ही बादल नगरी में तैर रहा मंच तेज प्रकाश के साथ जगमगाने लगा। वो सब आ रहे हैं, कमान सेन अपने पूर्वज के पास आकर बोले। उसी समय मंच के ऊपर का आयाम चटकने लगा, जिसके बाद उस जगह से निकला एक विशालकाय आलीशान सा जहाज, जो बेहद सुंदर और शानदार था, जिसे देखकर सब हैरान नजर आने लगे, क्योंकि जहाज तो आने चाहिए थे पर छोटे छोटे वो भी नो, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जहाज एक साथ जुड़कर विशालकाय जहाज में बदल गए हो। सब इस बात से हैरान थे, खुद लीडर महेंद्र भी, लेकिन तभी उनकी नजर लीडर विक्रमजीत के चेहरे पर पड़ी, जो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, मानो उसे पहले से इस बारे में मालूम था। वहीं वो जहाज एक रोशनी में बदलकर उस मंच में समा गया, जिसके बाद सबको नजर आए कुछ इंसान जो अपनी बेस्ट कंडीशन में थे, जिन्हें देख सब उनके जा रही थे। उसी दौरान किसी ने एक लड़के को व्हील चेयर पर देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, लवलीकरण, लवलीकरण इस जगह कैसे? ये बोलने वाले कोई और नहीं, खुद कमान सेन थे, जो करण को अचानक से उस जगह देखकर हक्के बक्के थे। वहीं जब सबने करण का नाम सुना, उस वक्त सबकी आंखें भी करण पर टिक गई, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर पानी पी रहा था, मानो ये ट्रैवल करके उसका गला सूख गया हो। लवलीकरण, अरे हाँ, है तो लवलीकरण है, श्रेया भीम ने भी कहा। जो सुनकर महेंद्र ने एक नजर लीडर विक्रमजीत को देखा, जिसके चेहरे पर पहली बार उन्हें चिढ़ दिखाई दी। मतलब ये करण के लिए आया है? महेंद्र को अब इसके इस जगह आने का राज मालूम हो गया था, जिस वजह से उसके मन ने कुछ तो पका, जिस वजह से उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। तभी लीडर विक्रमजीत ने गहरी आवाज में कहा, तो आखिर तुम इस जगह आ ही गए, कैसा लग रहा है अपनी मौत के पास आकर तुम्हें? लीडर विक्रमजीत बेहद गुस्से में था। इस लड़के ने उसकी पूरी मेहनत की बात लगा दी, उसके 10,000 श्रापित शरीर मार डाले, उसके शिष्य को मार डाला, उसे जो मिशन मिला था डिवाइन चीजों को जमा करने का, वो इस लड़के ने बर्बाद कर दिया। पर इससे भी इसका मन नहीं भरा और इसने किसी अजीब सी तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को खत्म कर दिया, जिस वजह से उसे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो सबको माफ कर सकता था पर इस करण को नहीं। इधर करण पानी पीते पीते रुक गया, फिर एक नजर लीडर विक्रमजीत को देखकर बोला, तुम्हारी आंखें खराब है या फिर किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किसी को पानी पीते वक्त टोकना ये है तुम्हारे घटिया संस्कार? किया। लीडर विक्रमजीत उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा और बाकी सबकी हंसी छूट गई। लीडर विक्रमजीत, जिसका नाम सुनकर लोगों की पतलून गीली हो जाती है, वो एक महाबली स्तर के बच्चे से डांट सुन रहा है। ये तो सच में गजब की बात है या बेइज्जती वाली बात है तुम्हारी तो? लीडर विक्रमजीत इससे ज्यादा कुछ कहता, उससे पहले ही करण वापस से पानी पीने लगा, मानो जन्मों का प्यासा ही आया हो। अपने लीडर की इस तरह बेइज्जती होते देख एक श्रेष्ठ को अच्छा नहीं लगा। ये वही श्रेष्ठ था जो इस जगह पर अपने विनीत और बाकियों का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे लीडर से इस तरह बात करने की हिम्मत की? श्रेष्ठ दहाड़ते हुए करण की दिशा में दौड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय मार ही देगा ना मुझे, चलेगा, पर मैं तुझे भी मार दूंगा। हमारे लीडर से कोई भी इस लहजे में बात नहीं कर सकता। श्रेष्ठ ने तो करण पर हमला बोल दिया, पर यह देखकर 7 पहाड़ी दल के लीडर को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो करण को इस जगह देखकर हैरान जरूर थे, पर उन्होंने खुद ही करण से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसीलिए उनका फर्ज बनता था वो अपने दल के दोस्त की मदद करे। मगर वो ऐसा कुछ करते इससे पहले ही उस जगह पर एक भयानक आवाज गूंज उठी, मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। इस आवाज के बाद चारों तरफ राक्षसी ऊर्जा फैल गई। ऐसा होते ही स्रोत के रास्ते में एक बड़ा सा मुंह नजर आने लगा। नहीं नहीं, श्रेया ने हड़बड़ाकर अपनी शक्तियों को निकाला। वो एक महासम्राट था, लेकिन मकारा बीस्ट के आगे उसकी एक न चली। सबकी नजरों के सामने वो श्रेष्ठ चबाकर मारा गया। एक महासम्राट को इतनी आसानी और बेहरमी से मरते देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे में अकल नाम की चीज है या नहीं? करण उस पर उंगली उंगली दिखा दिखा कर चिल्लाने लगा। दरअसल करण ने आयामी पेंटिंग में मकारा बीस्ट और अपने बाकी साथियों को भेज दिया था। वो सबको अपने राज बताता जो नहीं था जल्दी से, पर जब उसने उस श्रेष्ठ को मरने का आतुर देखा, तब उसने मकारा से कहा कि 2-4 थप्पड़ और थोड़ा डराकर उसे दूर कर दे। लेकिन कमबख्त ये उसकी सुनता, कहा, मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, और लो वो खा गया कच्चा। है भगवान, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? जहां करण मकारा बीस्ट को डांट रहा था, तो वहीं कमजोर दिल वाले बेहोश हुए जा रहे थे। वो सब तो पहले से मकारा बीस्ट की बर्बरता से खौफ में थे, और जिस तरह से उसने एक महासम्राट को बादाम का हलवा समझकर खा लिया, इससे तो उनका दिल दहशत में था, उनकी टांगें कांप उठी थी। मगर करण को उसे ऐसे डांटते देख तो वो सब लगभग बेहोश ही हो गए। तभी करण ने मासूमियत से लीडर को देखकर कहा, देखो माफ करना, मकारा बीस्ट थोड़ा सा शरारती है। फिर मकारा बीस्ट से गुर्राते हुए बोला, अगली बात ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर उसने फिर से लीडर को देखकर मासूम बच्चों की तरह कहा, मैंने इसे डांट दिया है, बाद में मैं इसे मुर्गा बनने की सजा भी दूंगा, तुम फिक्र मत करना। तेरी तो? लीडर विक्रमजीत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक तो उसके आदमी को खुलेआम मरवाता है, फिर उसे बच्चा समझकर दिलासा देता है,
साले मैं तेरे बीस्ट को मारकर तुझे दिलासा देता हूं। जहां लीडर गुस्सा हो रहा था वहीं बाकियों को हंसी आ रही थी। कुछ मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक रहे थे। वहीं महेंद्र और 7 पहाड़ी दल के लीडर खिलखिलाकर हंस ही पड़े। आज से पहले उन्होंने विक्रमजीत के साथ इतना घटिया मजाक होते हुए जो नहीं देखा था। जब ये सब चल रहा था उस वक्त शबाना ने सुदर्शन शक्ति दल के लीडर के दिमाग में अपनी बातें पहुंचा दी। जो कुछ भी महायुद्ध मैदान में हुआ वो उसे पूरा तो बता नहीं सकती थी, लेकिन ये सब उसने जरूर बताया कि किस तरह से शुद्ध शक्ति दल ने अपनी योजना बनाई थी और किस तरह से करण ने आकर उनकी योजना की धज्जियां उड़ा दी। जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तब उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई और उस जगह नजर आया बेनतहा गुस्सा। 7 पहाड़ी दल के लीडर को भी सुमित्रा ने सब बता दिया। बाकियों ने भी अपने अपने लीडर को बता दिया और उन बातों में ये भी बता दिया कि चरण ही असल में करण है, जो जानकर कमान सेन की आंखें डबडबा गई। मतलब खुद करण ने मोना का इलाज किया था। कमान सेन का मन हल्का हो गया। फिर खुद से ही आगे बोले, ये बात जब मोना को मालूम चलेगी तो वो कितनी ज्यादा खुश होगी। इधर कमान सेन को अजीब सा बर्ताव करते देख चेयरमैन ने सवाल किया हुआ मुखिया कमान सेन, आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खबर ही ऐसी है, दरअसल आपके पिल काउंसिल में जिसने एग्जाम दिया था वो असल में कोई और नहीं खुद लवली करण था। है चेयरमैन और बाकी दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। वो टकटकी लगाए करण को देखते ही रह गए। तभी मैं कहूं, एक साथ 2 बड़े पिल मास्टर कैसे आ सकते हैं? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चरण ही करण है। ये देखो नाम भी कैसा रखा था, चरण करण, करण चरण। थोड़ा दिमाग लगाता तो करण की असलियत का पता पहले ही लगा लेता। पिल मास्टर गरवाम अपना सिर खुजलाने लगे। वो सबसे करण से मिले थे जब शबाना और करण के बीच मुकाबला हुआ था, फिर भी वो करण को पहचान न सके। खैर, सब इसी बारे में बातें कर रहे थे और जैसे जैसे उन्हें शुद्ध शक्ति दल के कारनामे मालूम चले उनकी आंखें सख्त होने लगी, चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। पर इससे बेखबर लीडर विक्रमजीत ने अपना हाथ आगे करके कहा, उस वक्त मैं सिर्फ एक आत्मा के टुकड़े में था, इसीलिए तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। मैंने पहले ही कहा था, अब मुझे नालंदा विश्वविद्यालय का भी डर नहीं है। अपनी बात खत्म करके उसने करण के आसपास के आयाम को जमाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर करण ने बिना ज्यादा सोचे अपने ताबीज में शक्तियां डालना शुरू किया ही था। मगर तभी उसके आसपास का आयाम फिर से ठीक होने लगा। ये देखकर करण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर इससे विक्रमजीत नाराजगी से महेंद्र को देखने लगा। इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है सुदर्शन शक्ति दल को। सस्ती चीजों पर तो हम वैसे भी भरोसा नहीं करते, लीडर महेंद्र ने कड़क लहजे में कहा। और जब दोनों को नजरें एक दूसरे से टकराए वैसे ही स्पेस में क्रैक पड़ने लगे। आसपास उड़ रहे बादल फटकर बारिश करने लगे। लीडर महेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा पाप करने की? लगता है तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो। लीडर विक्रमजीत ने अपन सिर हिलाकर आगे कहा, बेवजह की कोशिश है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। कुछ दिन है तुम्हारे पास जीने के लिए, उन्हें हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताओ। मेरे मामले में उंगली करके मौत को तुरंत बुलावा मत दो। लीडर विक्रमजीत सिर्फ करण को मारने के लिए आया था, लेकिन उसका आना इतनी बड़ी बात बन जाएगी उसे मालूम होता तो छिपकर आता। अब जबरदस्ती का मसला खड़ा हो गया इधर, क्योंकि ये कुत्ते की तरह उसे सूंघते सूंघते जो आ गए। उसकी धमकी से महेंद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। तुमने महायुद्ध मैदान के रहवासियों को मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वो सब हमारे ही वंश के लोग हैं, जिनमें से शायद कुछ तुम्हारे भी होंगे। फिर भी ऐसा करने या तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? तुमने हजारों सालों का भरोसा तोड़ा है, हमारे पूर्वजों को शर्मसार किया है। तुम माफी योग्य नहीं हो। लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। लीडर विक्रमजीत ने भयानक सी आवाज में कहा, जो सुनकर जहरीले विनाश दल का लीडर बोला, आप इनको संभालो, जब तक मैं करण का काम तमाम कर देता हूँ। अंडरस्को।